इंसान के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि उसे सब कुछ चाहिए। जो ज़रूरत हो वो भी और जो ज़रूरत ना हो वो भी। लेकिन सब कुछ कर लो, छूटना तो इस संसार का नियम है। और बाकी छूटने पे टूटना है या संभलना है वो आपको इस वीडियो के टाइटल में पता चल गया होगा। और मैंने ये वीडियो का टाइटल ये क्यों लिखा है आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। जम्मू का पतीसा हम नेपाल में खा रहे हैं भाई। यहाँ पे 200 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई, 200 रुपये लीटर नो पेट्रोल। यहाँ पे एक्चुअली हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था मस्तांग में। यहाँ 80 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। और आज हम निकल रहे हैं मस्तांग से काठमांडू की ओर। मेरा सफ़र 12 दिन का था दोस्तों नेपाल में, और 12 दिन में मैंने पूरे नेपाल को एक्सप्लोर कर दिया, एक सिंगल जगह भी नहीं छोड़ा पूरे नेपाल में। और कल रात को मैं सोच रहा था कि यहीं से मैं सीधे भूटान और बांग्लादेश कर लूँ। और नेपाल की बात करूं तो लद्दाख से भी ज़्यादा एडवेंचर आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। और आज हमें दिन रात एक करके काठमांडू पहुंचना है। 9 दिन हो गए पूरे नेपाल को एक्सप्लोर करते हुए, आज हमें फाइनली पूरी रात चला के काठमांडू पहुंचना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए 6 और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम मस्तांग नेपाल से। तो कल की बात करूं तो कल आया था मैं, पोखरा से आया था दोस्तों, और मैंने रात को एक होटल लिया था यहाँ पे मस्तांग में। मस्तांग की बात करूं तो हमारा लद्दाख जैसे हिल एरिया में ना वैसे ही है। तो अभी उठ जाते हैं, रेडी होके निकलते हैं, आज काठमांडू निकलना है। तो देखेंगे रास्ते में क्या होता है, पहुंचते हैं कि नहीं। 400 किलोमीटर का सफ़र है, बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। बाहर की बात करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ तो व्यू कुछ ऐसा है दोस्तों। भाई साहब बर्फ़ पड़ रही थी कल रात को इधर। और मेरी बात करूँ तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सारे गेट्स पे हम चार्जिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 50K के बहुत ही करीब है। हिट करना चैनल सब्सक्राइब बटन को, वीडियो को लाइक करना। चलो फिर बैग को बंद रेडी करके निकलेंगे, लेट्स गो। पहले कपड़े पिक करेंगे। मेरे पास लेदर जैकेट ही 1 2 3 लेदर जैकेट पड़े हुए हैं एक ही बैग में, पता नहीं इन्हें क्यों लेके आए मैंने। ब्लैक थोड़े अच्छे लगती इसीलिए लाए मैंने। बाइक के सामने आ गए दोस्तों, बाकी सारे राइडर्स यहाँ पे देखो सोए हुए, कोई भी नहीं। यहाँ पे 10 बजे राइड स्टार्ट करते हैं। चलो फिर पैक हो जाएंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, सारी चीज़ें करके निकलेंगे। मैंने हाथ मुंह नहीं धोए, इतनी सर्दी, आज -22 दिखा रहा है यहाँ पे। चलो सामान पैक करके निकलते, पहले माइनस जैकेट निकालेंगे, लेदर जैकेट में सर्दी लगेगी। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह, अरे अल्लाह। सो गाइस निकल गए हम मस्तांग को अलविदा बोलते हुए। और सर्दी की बात करूँ तो सीरियसली यहाँ पे -22 चल रहा है अभी, और मेरी बाइक मुश्किल से 10-15 साल के बाद स्टार्ट हुए। अभी शुक्र है मैंने बैटरी चेंज करके आया था, वरना मेरी यहीं पे लग जाता है। चलो फिर, और पेट्रोल की बात करूँ तो एक ही सेटअप है मेरे बाइक में जो 80 किलोमीटर चलेगा। फाइनली पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल लगा हो गया, पेट्रोल खत्म यहाँ पे। यहाँ पे 200 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई, 200 रुपये लीटर नोट जो हमें लाए दो लाया था। यहाँ पे एक्चुअली हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था मस्तांग में। यहाँ 80 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो जुगाड़ न्यूट्रल करके पहुँचाना पड़ेगा बाइक को। बस ये मिक्स इस पेट्रोल में मिक्स नहीं होना चाहिए, अगर मिक्स होगा हम खज्जल हो जाएंगे। बोला अगर मिक्स होगा हम सीधा केस करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ना ऐसे जैसे कचरा ऐसे फेंको मत, इसको लेके जाओ। नेपाल को आप लोग गंदा मत करो, बिल्कुल साफ सफाई से रखो। और एक बात बोलूँगा, यहाँ नेपाल में मैक्सिमम ना बिजनेसमैन लड़कियाँ होती हैं। मैंने सोचा पीछे से शेर आया, कोई नहीं है, चलो इसको लगा देंगे। अभी फिलहाल मैं सोलो ही हूँ। इस बॉक्स के अंदर लगा देंगे। बाकी मस्तांग की बात करूँ तो दोस्तों डिट्टो कॉपी हमारे लद्दाख का। अगर आपको एडवेंचर करना है आप मस्तांग आ सकते हो, अगर एडवेंचर नहीं करना है तो आप मस्तांग को स्किप कर सकते हो। सर्दी को अगर झेल पाओगे
जैसे हमारे कारगिल में सर्दी होता है, लद्दाख में सेम टू सेम उतनी सर्दी है, ना कम ना ज़्यादा, सेम वही है। हाथ बिल्कुल अगर ग्लोव से बाहर हाथ निकालता हूँ ना, पूरा लाल हो जाता है। और मैंने ऊपर सर से लेके नीचे तक पूरा पैक होके आया हूँ। जैसे मैं कल वहां से आया था ना, एक टी शर्ट और एक पैंट में, अगर ऐसा आता था ना, अभी मेरे अस्थिया, अभी मैं कहीं और होता। लेकिन मज़ा आ रहा है सफ़र में। जब मैं अकेला चलता हूँ ना, ऐसे बाइक इतना हल्का सा लगता है और कंफर्ट सा लगता है, भारी भारी से नहीं लगता। और जब पार्टनर को पीछे बिठाता हूँ ना, तब इतना भारी सा लगता है बाइक, अनकंफर्ट सा लगता है। अभी देखो बिल्कुल BMW वाली फीलिंग्स आ रही है मुझे। बाइक की बात करूँ तो इंशाल्लाह मैं आउट ऑफ कंट्रीज भी लेने की कोशिश करूँगा इसको। तो देखते हैं वक्त आने पे। और कल रात को मैं सोच रहा था कि यहीं से मैं सीधे भूटान और बांग्लादेश कर लूँ, लेकिन बाद में ख्याल आया कि माह रमज़ान भी है, तो स्किप नहीं कर सकता माह रमज़ान को। इसीलिए इस सीज़न को कारगिल में काटेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे भूटान और बांग्लादेश साथ में करेंगे हम, वो भी दूसरी कंट्री से। और जब मैं पिछले साल ऑल इंडिया राइड पे था ना, तब मेरा एक बैग ऐसा गिर गया था, ब्लैक कलर का बैग। इसमें मेरा फ़ोन, कैमरा, मेरी गाड़ी की आरसी सब कुछ गुम गई थी। लेकिन अभी इसीलिए एहतियात करता हूँ, बांधा है फिर भी झटकों में गिर जाता है यार। और अभी तक मेरे 3 SD कार्ड फुल हो चुके हैं। इतना यहाँ पे स्टोरेज, SSD भी लेना पड़ेगा मुझे, जो SSD आता है ना, जिसमें हम 1 TB का एक SSD लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एक जगह का नाम मुझे याद हो चुका है, एक एक गाँव का। इसके बाद मारफा विलेज आएगा, मारफा विलेज, विलेज दुमद्रुक, दुमदुक आएगा। फिर अब कहाँ से आया था शिट, यहाँ से रास्ता यही है ना, यहाँ से एंट्री करते हैं ना। हाँ हाँ, ब्रिज से जाना है, ये पूछ के ठीक है, वरना हम कहीं और पहुंच जाते। ये चाइना बॉर्डर पहुंच जाते हैं, यहाँ से चाइना बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है। एक मस्जिद पहुंच गए थे, यहाँ पे फिर देखेंगे। फ्यूल फ्यूल देयर, लास्ट शॉप, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। 1 लीटर का कितना, 200। इतना भी किस नहीं होगा ना, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाँ, कुछ नहीं होगा ना, 1 लीटर के, ये 1 लीटर का है। सो ऑलराइट गाइस, अभी पेट्रोल उठा लिया हमने 2 लीटर। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए जाते हैं आपसे। मेरे से लिया गया अभी टोटल 400 रुपये लिया गया, 400 रुपये। तो चलो पेट्रोल मिल गया, वही बड़ी बात है। यहाँ से बैनी के 3 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर है। वहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल जाएगा। काफ़ी सफ़र में मज़ा आ रहा है। और जो मैंने ये मफलर पहना हुआ है ना, वो मेरी आंटी को बड़ा पसंद आ गया था। फिर जिद कर रही थी, मुझे दे दो मुझे दे दो। लेकिन सोलो सफ़र करने में एक चीज़ मैंने सीख ली दोस्तों, यहाँ सोलो सफ़र जब आप करते हो ना, तो आप खुद को समझते हो, खुद को अच्छे से जानते हो, खुद को टाइम देते हो, तो इम्प्रूव हो जाता है थोड़ा बहुत। और मस्तांग की बात करूँ तो दोस्तों पूरा लद्दाख जैसा है, देखो बिल्कुल लद्दाख जैसा। अब कहाँ से जाना है, जैसे रास्ता है ना ऐसा है, लेकिन साइड साइड में बर्फ है। यहाँ पे बर्फ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ऊपर जब आप मुफ्तीनाथ के दर्शन करने जाओगे ना, साइड में पूरा बर्फ होगा। ऑक्सीजन जैसे कम रखा था, आप लोग क्या यूज करते हैं? हम तो आदत है, हम तो लद्दाख से है ना, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लद्दाख से। ये फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना भी गिरे। चलो फिर सेफ जर्नी, निकलते हैं यहाँ से। चलो, यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया था हमने, भाई बैग बैग गिर रहा था, बैग एक बार के लिए स्टॉप लिया था। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। वहाँ से मैं वापस आया, कुछ गिर गया सोचे, मैंने देखा सारा सामान ठीक था, लेकिन नज़र इस पे पड़ी, शुक्र अभी गिर गया, वरना नेपाल में ये मुझे मस्तांग में कहाँ मिलता। क्या क्या गिर गया, ये इधर से गिर गए, कान खोल के रखना पड़ता है सीधे। लेकिन और एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे हिमालयन में क्या होता है, टेम्परेचर अभी 16 है, सामने देखो 16 टेम्परेचर है। जब तक इसका टेम्परेचर 20 से प्लस नहीं निकलता ना, ये बाइक शोर ही नहीं करती है। चलो अब नॉन स्टॉप चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप जब कभी ज़िंदगी में मस्तांग आओगे तो सीज़न देख के, अगर यहाँ पे आप बारिश में आ जाओगे, आप खज्जल हो जाओगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ जाएगा। तो सीज़न देख के आना। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे नीचे आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे आप फॉलो भी कर लेना। बाकी मस्तांग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, यहाँ से आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। और मेरी बात करूं तो मस्तांग को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है। बाकी व्लॉग्स पोखरा भी एक्सप्लोर कर दिया है, नेपालगंज भी मैंने एक्सप्लोर कर दिया है, बुटोल भी एक्सप्लोर कर दिया। वो सारे व्लॉग्स आप जाके देख लो, मेरे पेज पे अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यहाँ तक अगर बने हुए हैं।
तो अभी इस सफ़र की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15 किलोमीटर हाईवे मिलेगा, फिर 15 किलोमीटर ऑफ रोड मिलेगा। ऐसा पूरा नेपाल में आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ की बात करूँ तो बिल्कुल ऑफ रोड होने वाला है। और व्यू देखो, सीरियसली भाई साहब पैसे सारे वसूल हो गए ये वाले व्यू देख के मुझे। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स भी अपलोड कर दिए, स्नैप से मैंने भेजे थे, बाकी स्नैपचैट पे भी आप मुझे ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप सफ़र पे निकलते हो ना, ऐसे आप खुद को जानते हो, खुद की कमियां आपको नज़र आती है, खुद के अंदर क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस सफ़र में नज़र आती है। तो हमेशा सफ़र में जब भी निकलोगे तो अकेले निकलो, आप खुद को जान जाओगे सफ़र में। और इस जगह की बात करूँ तो दोस्तों, इसको थिरमोर बोलने वाला कोई ब्रिज आएगा। इसके आगे जो सामने देख पा रहे हो, जो थिरमोल बोलने वाला ब्रिज, ये कम से कम 5-6 बार यहाँ पे टूटा है, 5-6 बार इसको रिकवर किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से जो स्लाइड आता है तो ये पूरा रास्ता को यहाँ पे ख़राब करता है। तो थिरमोल वाले ब्रिज से हम होते हुए गुजर जाते। बाकी मेरा फ्रेंड इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे नीचे चेक पोस्ट पे, क्योंकि उसके पास कोई भी आधार कार्ड नहीं था, तो उसको लेने के लिए जाएंगे हम सबसे पहले। चलो, उसका परमिट भी नहीं बना था, इसीलिए हमने उसको वहाँ पे रख के आए थे। और नेपाल की एक ख़ास बात बता दूं, यहाँ के लोग पूरी दुनिया में 30वें नंबर में आते हैं जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। और मैं ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं नेपाल से बाहर जाऊं, लेकिन क्या करें, काम धाम तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद हम ट्रेवल करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने काम को देता हूँ, उसके बाद दूसरे चीज़ों को देता हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त को छोड़ा नहीं गया था। ठीक है। सो गाइस, अभी की बात करूं तो हमने जैकेट वाकेट सारा कुछ निकाला। यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी, ऊपर पता है ये पहन के अंदर सर्दी लग रही थी। अरे मैंने 3 कंबल घेरे। मैंने 2 रज़ाई लिया, 2 कंबल लिया। तो यहाँ पे मेरे पीछे से इंडियन की है, इनको जाना है। चाय शाय मिलता है यहाँ पे? मिलता है 50 का। एक कप 50 का, ऊपर 80 लेते हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ मस्तांग को अलविदा बोलते हुए यहाँ से। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, हिमालय तो हर जगह होते हैं, लेकिन नेपाल के हिमालयास की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिल ही लग जाएगा। पूरे दुनिया में ऐसे हिमालयास आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सामने आप देख पा रहे हो पहाड़, उसके बाद नीचे झरने, फिर हरियाली, सीरियसली मज़ा ही आ जाता है। और जब कभी नेपाल जाओगे तो या हिमालयन या एडवेंचर बाइक लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑफ रोड होता है। आपको हाईवे बहुत ही कम देखने को मिलता है नेपाल में, इसीलिए मैंने हिमालयन लेके आया था। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं मस्तांग को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक जगह में जन्नत थी भाई साहब। सीरियसली मेरा दिल ही बस गया था। उसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल जाता है हमें, फिर हम पेट्रोल को फुल करवाते हैं, साथ में पेट्रोल ले भी जाते हैं यहाँ पे 2-3 कैन में, क्योंकि हमें आगे पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नेपाल में पेट्रोल पंप बहुत ही कम मिलता है। अगर मिलता तो है भी तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है ऐसा हमें दिखता नहीं है, हमें अंदर घूर के देखना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि ये पेट्रोल पंप है। दुकानों के अंदर यहाँ पे पेट्रोल पंप होता है। तो मैं यहाँ पे टैंक फुल करवाता हूँ। मेरे पास अभी इतने ही पैसे बच गए, बस खत्म हो गए। 1,000, 2,000, 7,000 ही रह गए। चलो 1,000, ये यहाँ का 5 रुपये, देखो 5 रुपये नहीं, पैसे खत्म हो रहे हैं भाई धीरे धीरे। यहाँ तो कुछ चल भी नहीं रहा है, ना फ़ोन पे चल रहा है। फिर बाइक का पेट फुल करके हम निकल जाते हैं दोस्तों यहाँ से पोखरा की ओर। आपको अगर मस्तांग आना है तो आपको पोखरा से होते हुए जाना है, अगर आपको काठमांडू जाना है आपको पोखरा से होते हुए जाना है। पोखरा नेपाल का सेंटर है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप टैंक देख पा रहे हो पेट्रोल डीजल का। नेपाल में डीजल और पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पेट्रोल और डीजल वाले का आता है। खूबसूरती देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या ही खूबसूरत जगह है सीरियसली। अगर ज़मीन वमीन मिल जाएगी यहाँ पे नेपाल में तो सीरियसली मैं ख़रीदना चाहूँगा, लेकिन मैंने कोशिश किया था, मिली नहीं मुझे। 1-2 जगह पे मिली थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े यहाँ पे निकाले, क्योंकि मैं पोखरा सिटी के अंदर इंटर हो रहा था तो यहाँ पे गर्मी थी। बाकी मस्तांग में ऊपर माइनस टेम्परेचर था, जैकेट पहन के भी आपको सर्दी लगती थी। यहाँ पोखरा जो ही हम अंदर हाईवे में जाते हैं, ऑफ रोड यहाँ से ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी। और इस वाले विलेज की बात करूँ तो इसका नाम बोला जाता है गमस्थांग बोला जाता है। इस जगह का नाम
गमस्तांग विलेज से हम होते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हाईवे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप में चलता हूँ, बिना रोक के दबा के यहाँ से चलता हूँ। सबसे पहले पोखरा, उसके बाद हमारा आज का स्टे होने वाला है लास्ट काठमांडू में हम आज स्टे करेंगे। उसके बाद पूरा काठमांडू एक्सप्लोर करेंगे। बाकी नेपाल की बात करूँ तो मैंने नेपाल का सिंगल एक विलेज को भी मैंने नहीं छोड़ा है, हर जगह को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। मेरे पेज पे जाके आप देख पा रहे हो। बाकी इंस्टा पे भी देखो, मैं मिनी व्लॉग्स के थ्रू आपको पूरा नेपाल मैंने दिखाया है। इरफान व्लॉग्स और इरफान चिलिस्तानी में आपको पूरा नेपाल देखने को मिलेगा। घर बैठ के अगर पूरा नेपाल देखना चाहते हो वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी व्लॉग्स देखना चाहते हो, यहीं पे मेरे पेज पे अपलोड है, सारा पूरा नेपाल दिखाएगा है। सीरियसली एक भी जगह मैंने मिस नहीं किया है। अगर आप नेपाल आना चाहते हो 12 दिन का बंसार लेके आओ। उसके बाद नेपाल पुलिस हमें यहाँ पे रोकती है। यहाँ पे हमारा बंसार चेक होता है, हमारा परमिट चेक होता है। सबसे पहले यहाँ पे लाइसेंस नंबर लिखते हैं, फिर हमारा फ़ोन नंबर लिखते हैं। और जो मैंने नेपालगंज में बॉर्डर में जो ही हम इंटर होता है इंडिया से, आपका वहाँ पे बंसार बनता है। मैंने 12 दिन का बंसार बनाया था। उसके बाद आपको परमिट, ये फ़ोटो जो लगा हुआ है वो परमिट होता है मस्तांग का। ऊपर जाने के लिए आपको 1000 रुपये दे के यहाँ पे परमिट बनाना होता है। परमिट मैंने दिखा दिया। उसके बाद बंसार दिखाओ वाला बंसार भी, यहाँ पे मैंने 2 बंसार बनाया था, तो बंसार भी दिखाया। उसके बाद सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं यहाँ से निकल गया। बाकी नेपाल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस, आरसी, ये सारी चीज़ें दिखाना नहीं होता है, या पोल्यूशन दिखाना नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको अगर इंडियन हो तो बंसार दिखाना है। बाकी आप नेपाल के सिटीज़न हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको वहीं आरसी से ही काम चल जाता है और पोल्यूशन से काम चल जाता है। इंश्योरेंस यहाँ पे इतना मायना नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे नेपाल की कंपनीज़ ज़्यादा, यहाँ पे खुद के नेपाल में इंश्योरेंस कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है ही नहीं, ना के बराबर। इसीलिए यहाँ पे नेपाल पुलिस इंश्योरेंस को इतना चेक नहीं करती है। तो हमारी सारी चीज़ें ओके थी, फिर हमें यहाँ पे आगे की ओर जाने की परमिशन मिली। बंसर कल ख़त्म होने वाला, शाम तक हमें काठमांडू पहुंचना पड़ेगा। कल शाम तक यहाँ से 400 किलोमीटर 16 घंटे का रास्ता है। मेरे ऊपर अटैक हुआ था चंडीगढ़ में, उसका FIR का फॉलो अप मैंने लद्दाख पुलिस को भी भेजा था। जिस बंदे ने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवाए उसके पूरे बैंक डिटेल्स मैंने दिया था, लेकिन अभी तक उस बंदे को पकड़ा नहीं। वहाँ पे विलेज का नाम, टाउन का नाम, पापा मम्मी सब का नाम उसके बैंक डिटेल में होता है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। हमारे लद्दाख में क्या होता है पता है, जब किसी को पकड़ते हैं ना तो उनके माँ बाप जब थाने में आके रोते हैं, थोड़ा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, पुलिस वाले तरस आके उनको छोड़ देते हैं। फिर बाद में वो गलती फिर से दोहराते हैं, फिर से वही होता है। उनको अच्छे से एक बार सबक सिखाओगे ना, फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। देखेंगे अभी फ़ोन करके SHO को, पंजाब SHO को, जो चंडीगढ़ के नया गांव SHO है उनका नंबर है मेरे पास, उनको फ़ोन करके पूछेंगे हमारा केस कहाँ तक पहुँचा। अभी अटैक हो के आज इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो लड़के थे वो अभी भी आज़ाद घूम रहे। पता नहीं किन्हों को मारा होगा उन लोगों ने अभी तक पैसों के लिए। लद्दाखी लड़के के पास एक गाड़ी थी I-20, उसको टायर में चाकू घुसाया था पैसे नहीं देने से उन्हीं लड़कों ने, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाई पुलिस। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आप लोगों को, मेरे साथ जो पार्टनर बैठा हुआ था उसने पूरा नेपाल एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 3000 रुपये लेके आया था। और वो 3000 उसका पहला ही जो ही बॉर्डर वाला एरिया आया था, नेपाल का पहला स्टेट आया था, वहाँ पे ही उसने शॉपिंग करके पहले दिन ही ख़त्म किया था। तब से आज तक सारा खर्चा उसका मैं उठा रहा हूँ। जितना भी खर्चा होता है उसका, खाने का, रहने का, होटल का, सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और उसके जेब में अभी सिर्फ 300 रुपये है। 300 रुपये वो उड़ा रहा है। मैं बोल रहा हूँ वो 300 रुपये भी आपने पास रखो, सारे खर्चे मैं ही लूँगा, क्योंकि बंदे ने हेल्प किया था मुझे साथ में आने के लिए, वरना मुझे थोड़ा रिस्की था नेपाल आने का। और रिस्क इसीलिए था क्योंकि जो अटैकर्स 9-10 बंदों ने मेरे ऊपर अटैक किया था चंडीगढ़ में, वो अभी तक आज़ाद घूम रहे थे। अभी तक पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं है, उन 9-10 लड़कों को। जो मेरे पैसे लिए थे वो भी रिकवर नहीं हुए थे, सिर्फ जो फ़ोन पे से गूगल पे किया था वो रिकवर हो गए थे, बाकी सारे पैसे अभी तक मेरे रिकवर नहीं हो गए थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए इसको लेके आया था साथ में, क्योंकि अकेला बंदा क्या ही करेगा, मार के चले जाएंगे, उनका भरोसा नहीं था। क्योंकि वो शराबी, हाथों में हथियार लेके कुछ भी कर सकते थे, नशे करते थे वो लड़के। तो मैंने सेफ नहीं सोचा कि मैं अकेला आ जाऊँ। इसीलिए अगर रुपया 50-60 हज़ार ज़्यादा भी जाएंगे, जाने तो जहाँ नहीं यार, रुपया 50-60 हज़ार अगर ज़्यादा भी जाएंगे, तो मैंने इसको लड़के को कॉल किया कि आप मेरे साथ आ जाओ, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। तो इसके पास पैसे नहीं थे, 3000 थे। इसने बोला मैं कैसे आ जाऊँ, उसको बोला मैंने सारे खर्चे मैं उठाऊँगा। अगर मेरा 1 लाख चले जाएंगे तो इसके रुपये 30-40 हज़ार तो ऐसे ही जाएंगे। बाकी इसके खर्चे वर्चे रुपये 10,000 15,000 शॉपिंग करने में जो भी खर्चा आता था, सारे खर्चे मैं ही उठा रहा था इसका। और घर जाने तक, इसको घर
ड्रॉप करने तक सारे खर्चे मुझे ही उठाने, बाकी इसका जो 300 रुपये मैं इंशाल्लाह वेस्ट होने नहीं दूंगा। ऐसे ही नेपाली करेंसी है अभी इसके पास 300 रुपये, वो हम बॉर्डर में जाके चेंज करेंगे। जब हम बिहार बॉर्डर पहुँचेंगे वहाँ जाके चेंज करेंगे। आते वक्त हम यूपी बॉर्डर से आए थे और निकलते वक्त हम बिहार रतन बिहार बॉर्डर से जाएंगे। तो वो सारा चीज़ें आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी आप सारे व्लॉग्स मिस मत करना। नेपाल एक बार आया हूँ तो अच्छे से आप लोग एक्सप्लोर करके देख लो, मज़े के साथ देख लो, अपनी फैमिली के साथ LCD TV में आपके भाई का लगा दो, उसके बाद मज़े के साथ देख लो। पहले मैं सामान बंद करूँगा, सामान गिर गया है। तो गाइस सारा सामान बांध दिया, लेकिन टेंट का कवर फट गया क्योंकि टायर के नीचे आ गया था। बंदे क्या करता है यार पीछे बैठ के यार। हो जाएगा स्ट्रिप अच्छा होएगा। पूरा कवर फट गया। अभी शुक्र है कुछ चेन वेन नहीं फंसा नहीं है। तो अभी यहाँ बैंक खोल के देखा ना, जम्मू का पतीसे का क्या हाल हो गया। देखो पतीसा ऐसा होता है, देखो जम्मू का पतीसा हम नेपाल में खा रहे हैं भाई। फिर सारा सामान अच्छे से बंद करने के बाद आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने पीछे देखा नेपाल में पिंक घर होता है। यहाँ पे इनका कल्चर होता है कि घरों को आप पिंक कलर करो। बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है यहाँ के लोग। उसके बाद 80 किलोमीटर आगे कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टॉप लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इन्होंने खाया सब्जी चावल और रोटी खाई, इनके बिल बना यहाँ पे 2100 रुपये भाई साहब। फिर मेरा दोस्त कुछ सामान यहाँ पे गिराता है, मैं उसको डांटता हूँ। उसके बाद हम होटल में आ जाता है। आंटी यहाँ पे लंच बना रही थी, अभी प्याज काट रही थी। फिर मैंने बोला कुछ जल्दी जो बना के दोगे वो दे दो बोलने से। आंटी ने बोला यहाँ पे कुछ केक और स्नैक्स उठाओ, इसी से हम काम चलाएंगे आज। इंडियन का हो गया 1500, यहाँ से इनको लिया यहाँ से 2100, 1500 रुपये में हमारे इंडिया में अच्छा खासा वो आसमान आता है 3 बंदों का। ये सेब कितने में केजी है ये वाला? 500 रुपये केजी। ये लोकल सेब है इधर के। बंद गोभी कितने में केजी बेचते हो? बंद गोभी 100 रुपये केजी। यहाँ पे हमने कुछ टूरिस्ट भी मिला, इनको मैंने बोला लद्दाख आ जाओ, तो बोलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन इनका लद्दाख रहेगा। नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर फॉलोइंग, थैंक यू फॉर फॉलो, थैंक यू। फिर हम भी लंच करके यहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों काठमांडू की ओर। मुझे लगता है यहाँ पे जो BRO वाले होते हैं वो जानबूझ के रोड को बीच बीच में ख़राब करते हैं। आप आगे देखना, यहाँ पे 2 किलोमीटर हाईवे आते हैं, उसके बाद फिर से ऑफ रोड होता है। इसीलिए करते ताकि यहाँ के टूरिस्ट को लगे कि मस्तांग एडवेंचरिंग होता है। जब कच्चा रास्ता आता है तो उस जगह का सीरियसली वैल्यू कुछ जगहों पे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ जगहों पे कच्चा है, कुछ जगहों पे हाईवे है। तो ऐसे करके कम से कम 55 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, बाइक को अच्छे से चलाया, क्योंकि पीछे वाला मेरा पिलन राइडर उसको चलाना ही नहीं आता है। तो मैं चलाता हूँ यहाँ से दबा के नॉन स्टॉप। 400 किलोमीटर हमें आज कंप्लीट करना है। चलो फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। A few moments later. और कंटिन्यू 13 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, बुटोल में पहुँच जाता हूँ। हमें आज पोखरा को कंप्लीट करते हुए काठमांडू जाना है, तो हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है काठमांडू होने वाला है। तो 13 घंटा हम रुकते रुकते पहुँच जाते हैं दोस्तों काठमांडू। तो काठमांडू में जाके सबसे पहले एक रूम देखेंगे, हम पहले रूम ढूंढेंगे, उसके बाद कल हम काठमांडू एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अभी रोक चुका है हमने एक रूम, यहाँ पर रूम के लिए रोक गए थे। कोई रूम मिलता है तो देखो। एक की बात करूं तो काठमांडू हम पहुंच गए। काठमांडू यहाँ से सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे एक होटल मिला था। तो काठमांडू पे अब कहाँ घूमते बैठेंगे, हालत ख़राब है, दिन भर राइड कर रहे हैं। तो आराम से सोचेंगे हम अभी फ़िलहाल इधर ही रेस्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी बाइक को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर CCTV भी है। तो सामान सारा ऐसे ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। सामान सारा यहीं रख के हम निकलेंगे। चलो यहीं पे ऊपर है हमारा होटल। सो फाइनली गाइस अभी फ़िलहाल सो गए। यहाँ से आगे बढ़ने की हालत थी ही नहीं, इतना थका था। अभी फ़िलहाल ब्लॉग एडिट कर दिए मैंने यहाँ पे, तो आराम से सो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कल वाले ब्लॉग पे आपको दिखा दूँगा काठमांडू में क्या क्या घूमने के लिए है, वो सब दिखा दूँगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। खाना वाना खा लिया। मैं सोच रहा था काठमांडू में रुकूं, लेकिन हालत 1 किलोमीटर भी चलने की हालत नहीं थी, क्योंकि सुबह 6 बजे से चला रहा हूँ। तो एक कमेंट छोड़ के जनाब सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।